लफ्जों को करीने से सजाने का कमाल दिखलाते हैं हम। किरदारों के अनूठे रचयिता प्रवीण पामाल कहलाते हैं हम। अब कहानी का 5वां भाग सुनिए। अर्पिता ने एक दिन विप्लव से कहा, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई हूँ, तो मैं मनोचिकित्सक के पास काउंसलिंग के लिए जाना चाहती हूँ। विप्लव तपाक से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हें अपने साथ साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलता हूँ। वो मन ही मन सोच रहा था कि कुछ इस तरह के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड के लिए मिलते जाएं, जिससे ये साबित हो कि इस लड़की की मानसिक दशा ठीक नहीं है, तो कभी भविष्य में ये काम आ सकते हैं। विप्लव कभी भी अकेले अर्पिता को कहीं भी आने जाने नहीं देता था। आज भी वो उसे अपने साथ लेकर त्रिवेंद्रम के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के पास गया। पहले से ही अपॉइंटमेंट था, तो शीघ्र ही नंबर आ गया था। विप्लव ने अर्पिता का एक हाथ अपने हाथ में ले रखा था और डॉक्टर के सामने उसे बड़े प्यार से बैठाया। विप्लव बोला, डॉक्टर ये मेरी पत्नी अर्पिता है, ये इधर कुछ दिनों से काफ़ी परेशान रहती हैं। अर्पिता सोच रही थी कि ये विप्लव का व्यवहार बाहर इतना कैसे बदल जाता है। डॉक्टर ने अर्पिता से कुछ सवाल किए। अर्पिता बातों को घुमाकर बोल रही थी, क्योंकि सामने ही विप्लव बैठा था। डॉक्टर ने 8-10 सवालों के बाद कहा, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दिया करिए। विप्लव रुआंसा होकर बोला, यही तो मैं इसे समझाता हूँ डॉक्टर साहब, अगर ये ठीक नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा। डॉक्टर ने कहा, अरे विप्लव जी, आप तो पुरुष हैं, आप हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। विप्लव ने झूठ मूठ अपनी आंखें पोंछने का नाटक किया। डॉक्टर अय्यर ने कुछ दवाएं लिख दी थीं और 1 माह बाद फिर से बुलाया था। विप्लव ने फिर अर्पिता को कंधे से पकड़ा और अपने साथ लेकर आहिस्ता से केबिन से बाहर आया। डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि कितनी खुश नसीब पत्नी है ये, कि इसे इतना केयर करने वाला पति मिला। काश ऐसा पति हर लड़की को मिले। क्लिनिक से बाहर निकलते ही विप्लव ने अर्पिता के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और एक ऑटो वालों को रुकवाया। उसने अर्पिता से कहा, तुम घर चलो, मैं बाहर का कुछ काम निपटा कर आता हूँ। अर्पिता के जाने के बाद विप्लव ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा, मम्मी आज अर्पिता एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी, मैं भी साथ गया था। विनीता बोली, ये तुमने अच्छा किया। जो उसके साथ पागलों के डॉक्टर के पास गए थे, उसे कभी भी अकेले किसी भी डॉक्टर के पास मत जाने देना, नहीं तो वो डॉक्टर को सारी बातें सच सच बताएगी। हमेशा साई की तरह उसके साथ ही रहना। और क्या कहते हैं इन पागलों के डॉक्टर को, अरे वही साइकियाट्रिस्ट को ये ही लगना चाहिए कि इसका पति अपनी पत्नी के लिए बेहद परेशान है, इसीलिए उसके साथ बना रहता है। विप्लव बोला, अरे मम्मी, वो सब मैंने वैसा ही किया था जैसा तुम बता रही हो, लेकिन मम्मी साइकियाट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर नहीं कहते हैं, तुम भी। विनीता कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरे लाल, जैसे संडास या शौचालय जैसे टॉयलेट कहते हैं, फिर उसे वॉशरूम कहने लगे, और अब तो कुछ लोग रेस्ट रूम भी कहने लग गए हैं, लेकिन रहेगी तो वो हगने की जगह है। अब अपंग को विकलांग बना दो या फिर बदल कर दिव्यांग कहने लगो, लेकिन वो रहेगा तो वही जो है। ये सब इंसानों के चोचले हैं, वो नामों को बदल कर ही खुश हो लेता है और औरों को भी खुश करता है। अब किसी का दिमाग खराब है तो उसके डॉक्टर को पागलों का डॉक्टर ही तो कहेंगे ना। फिर विनीता आगे बोली, अब तुम घर पर भी कुछ ऐसा करो कि अर्पिता को खुद ये लगने लगे कि उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इस दुनिया में पहले से ही सारी चालें सोच कर रखनी पड़ती हैं, तभी अपने मुताबिक परिणाम मिल पाता है और व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से बचा रह सकता है। तुम दोनों बेटों को मैंने ये सब इसलिए सिखाया है ताकि तुम्हें अपने जीवन में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। विप्लव बोला, जी मम्मी। विनीता धीरे से बोली, ये तो बताओ कि 2 साल से ज़्यादा हो रहा है और अभी तक अर्पिता के पैर भी भारी नहीं हुए, तुम लोग कोई प्रिकॉशन ले रहे हो क्या? मैंने तो कहा था कि मुझे 1 साल के भीतर ही बच्चा चाहिए।
विप्लव शर्माते हुए बोला, नहीं मम्मी, मैं तो कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा हूँ। अर्पिता से पूछा था तो वो कह रही थी कि मैं भी कोई प्रिकॉशन नहीं ले रही हूँ। मैं और अर्पिता दोनों डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। विनीता बोली, ठीक है, जरा इन महारानी जी पर नज़र रखो, अब बच्चा करने में देर करना ठीक नहीं है। जी मम्मी, कहकर विप्लव ने बात समाप्त की। अर्पिता ने घर पहुंचकर कपड़े चेंज किए और 5 मिनट के लिए बेड पर लेट गई। फिर उठी और अपने लिए 1 कप चाय बनाकर ले आई और टीवी ऑन कर दिया। अभी उसने चाय की पहली ही सिप ली थी कि कॉल बिल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने विप्लव खड़ा था। विप्लव तमतमा कर बोला, अच्छा तो चाय पी जा रही है अकेले अकेले? सोचा होगा कि पति नहीं है तो आराम से चाय पियो और टीवी देखो। वैसे तो बड़ा मरी जा रही थी कि मेरा मन ठीक नहीं है, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। अब मन अच्छा हो गया तेरा पागल? अर्पिता ने धीरे से कहा। विप्लव, मैं थोड़ा थका थका महसूस कर रही थी, इसलिए 1 कप चाय बना ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। विप्लव गुर्राया, हाँ हाँ मन हो गया, अपने खसम का इंतजार नहीं कर सकती थी चाय के लिए? अर्पिता ने सोचा इनको सफाई देने का कोई मतलब नहीं है तो वो चुप ही रही। उसने चाय का भरा कप उठाकर बेसिन में पलट दिया और चुपचाप जाकर लेट गई। अर्पिता जो ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, विप्लव उसमें भी अक्सर व्यवधान डालता था, जिससे उसको 1-2 पीरियड छोड़ने पड़ते थे और उसकी सैलरी से कटौती हो जाती थी। उसका अच्छा भला शरीर धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे थे। अब ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी तो उसकी सांस भी कभी कभी फूलने लगती थी। बाल भी ज़्यादा ही टूट रहे थे। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक वो चकरघिन्नी की तरह काम करती थी। सुबह की चाय से लेकर फिर नाश्ता, लंच, शाम की चाय और नाश्ता, फिर रात का डिनर, सब कुछ ताज़ा ताज़ा और रोज़ चेंज व्यंजन चाहिए होते थे विप्लव को। ये उसकी सास के आदेश थे कि मेरे बेटे को टाइम से हर चीज़ मिलनी चाहिए। उस पर 7 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लेना। रात का डिनर हो चुका था। अर्पिता अपने बेडरूम में थक कर लेट गई थी और उसे झपकी आ गई थी। विप्लव ने अर्पिता के ऊपर अपने हाथ रख दिए थे। अर्पिता ने धीरे से उसके हाथ हटा दिए और कहा, मुझे सोने दो, बहुत थक गई हूँ, कल फिर जल्दी उठना है। विप्लव को उसका हाथ हटाना बेहद नागवार गुजरा। तुम्हें मेरा पास आना पसंद नहीं है? मैं तो प्यार करना चाहता हूँ और ये देखो कैसे नखरे दिखा रही है। अर्पिता झुंझला कर बोली, तुम हमेशा तो बिस्तर पर अपनी मनमानी करते ही हो। तुम्हारा प्यार व्यार मैं सब जानती हूँ। 5 मिनट के जोश के बाद पलट कर देखोगे भी नहीं कि मेरा क्या हालत है या मैं किन तकलीफ़ों से जूझ रही हूँ। विप्लव गुस्से में बोला, अरे कमीनी, मैं तुझे अच्छे समझता हूँ कि तू बच्चा नहीं चाहती है। तू कोई ना कोई प्रिकॉशन जरूर ले रही है। तेरी सपोली माँ सब सिखा रही होगी तुझको। अर्पिता गुस्से में चिल्लाई, अभी जब हमारी शादी ठीक से नहीं चल पा रही है तो बच्चा करके मैं और मुसीबत में फंसूँ क्या? मरो जाकर हरामीन, कहकर विप्लव दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया था। अर्पिता के विवाह का 4था वर्ष प्रारंभ हो गया था। स्थितियाँ दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थीं, लेकिन मम्मी पापा और भाई जितिन और बहन प्रियंका के समझाने पर भी अर्पिता ये वैवाहिक रिश्ता खत्म करने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रही थी। इधर कई महीनों से अर्पिता को लगता था कि वो अपने द्वारा किए गए कार्यों को ही भूल जाती है और उसे कुछ याद नहीं रहता, जैसे कि कभी दाल में नमक ज़्यादा हो जाना, कभी चाय में शक्कर दुगनी हो जाना, कभी गैस का यूं ही ऑन हो जाना या कभी दरवाज़ा खुला छोड़ देना, आदि आदि। दरअसल ये सब अर्पिता को शनै शनै मानसिक रूप से बीमार करने का कुचक्र चला जा रहा था। विप्लव चुपके से ये सब हरकतें करता था और बाद में अर्पिता को ही दोष देकर उस पर चिल्लाता था। अर्पिता का कमाया सारा पैसा उसके इलाज में और घर के खर्चों में निकल जाता था। विप्लव अपनी जेब से पैसा बहुत कम ही निकालता था। अर्पिता जब भी किसी डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट के पास जाती थी तो विप्लव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता था और वहाँ पर ऐसा प्रदर्शित करता था कि सामने वाला कहे कि वाह क्या तकदीर पाई है इस लड़की ने कि लड़का इसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता है। विनीता अपने पति के साथ 2-3 महीनों के अंतराल पर 15 दिनों और कभी कभी 1 महीने के लिए अपने विप्लव के घर पर रहने के लिए आ जाती थी और अर्पिता का जीना दूभर कर देती थी। विप्लव, उसके मम्मी पापा और बड़ा भाई
इनकी अलग ही खिचड़ी पकती रहती थी। इनके मंसूबे कोई भी समझ या जान नहीं सकता था। लग रहा था कि जैसे अर्पिता ने अब अपना जीवन ऐसे ही मर मर के बिताने का निर्णय ले लिया था। आज अर्पिता के विवाह की 5वीं वर्षगांठ थी। कल से ही विप्लव का व्यवहार बहुत ही आत्मीय और प्यार भरा हो गया था। अर्पिता कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या माजरा है। कल रात में विप्लव बोला, अर्पिता अब हम लोग ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम लोग बिना मतलब ये सब करते हैं और मूड खराब करते हैं। तुम अपने मम्मी पापा से हम दोनों के बारे में ज़्यादा बात मत किया करो। वो लोग कोई यहाँ आकर हमारा झगड़ा तो सुलझा नहीं देंगे और उनकी सलाहों से हम लोगों के बीच में कलह हो जाती है। अब हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग तो हम ही लोगों को आपस में सुलझानी होगी ना। अर्पिता ने उसकी ओर देखते हुए हाँ में सर हिलाया तो विप्लव आगे बोला, कल हम लोगों की 5वीं मैरिज एनिवर्सरी है। कल तुम भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस से छुट्टी ले लेना और मैं भी कल छुट्टी ले लूँगा। फिर हम लोग दोपहर से ही बाहर चलेंगे और एंजॉय करेंगे। अर्पिता ने विप्लव से कहा, तुम कहे तो ठीक रहे हो, मगर ऐसा तो तुम कई बार कह चुके हो और एक आध दिन अच्छे से बोलने के बाद फिर से वैसे ही हो जाते हो। विप्लव मीठे स्वर में बोला, अब ये बीती बातें ही याद रखोगी तो कैसे चलेगा। अब हम लोग नए सिरे से शुरुआत करेंगे। विप्लव ने एक अच्छे पति की तरह बहुत शानदार ढंग से 5वीं विवाह वर्षगांठ मनाई। इस बीच संयोग से विप्लव की माँ का भी कोई फोन नहीं आया था। अब विप्लव बहुत करीब से अर्पिता के दैनिक क्रियाकलापों पर नजर रख रहा था। विप्लव के अच्छे बर्ताव के कारण अब अर्पिता भी थोड़ी बेखबर सी हो गई थी। बड़े मजे में दिन बीत रहे थे। विप्लव ने आखिर एक दिन देख ही लिया कि अर्पिता जब चुपके से प्रेगनेंसी रोकने की पिल्स खा रही थी। अब वो जान गया था कि ये डिब्बी वो कहाँ पर रखती है। उस डिब्बी में रखी गोलियां कब बदल गई थी अर्पिता को पता ही नहीं चला। लगभग 1-1.5 महीने बाद जब अर्पिता को आशंका हुई, उसने जब अपना टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। विप्लव को जब अर्पिता के गर्भवती होने का पता चला तो उसने अर्पिता को अपने गले से लगा लिया। वो बोला, देखना अब हम लोगों के बीच और प्यार बढ़ जाएगा। तुम भी अब मुझ पर हुक्म चलाया करना, और क्यों न चलाओगे, आखिर मेरे बच्चे की माँ जो होगी। अर्पिता समझ ही नहीं पा रही थी कि गर्भ कैसे ठहर गया। उसने अपनी माँ को सारी जानकारी दी। उसकी माँ नीतांजलि ने कहा, देखो बेटा, माँ बनना तो हर विवाहिता नारी का धर्म होता है, लेकिन चूंकि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी और भविष्य अनिश्चित था, इसलिए अभी बच्चे को टालने की बात हो रही थी। अब जबकि तुम गर्भवती हो ही गई हो तो ये निर्णय तो तुम्हारा है कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए कि नहीं। विप्लव ने ये बात अपनी माँ को भी बता दी थी। विनीता तो ये चाहती ही थी कि जल्दी से बच्चा हो जाए। 3-4 महीने तक विप्लव ने खूब अच्छे से अर्पिता का ख्याल रखा। ये अलग बात है कि विप्लव को गुस्सा कई बार आया, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से अपने गुस्से और अपने मूल स्वभाव को काबू में रखा। और जब उसको ये लगा कि अब अर्पिता अपना गर्भपात नहीं करवा सकती है, तब उसने अपने रंग दिखाने का फैसला किया। शाम का समय था। अर्पिता कुछ फल प्लेट में काट कर खा रही थी। तभी विप्लव कहीं बाहर से आया। अर्पिता ने मुस्कुराकर प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो होने वाले डैडी जी, तुम भी खा लो फल। विप्लव ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं खाने हैं ये फल वल, और तुम भी ये चोंचले बंद करो। अर्पिता बोली, अरे यार, डॉक्टर ने कहा है फल खाने के लिए। विप्लव गुस्से में बोला, ये यार व्यार कह के मुझसे बात मत किया करो। तुम घर का खर्च कैसे चलाता हूँ मैं, कुछ पता है तुम्हें? अर्पिता ने कहा, मैं भी तो कमाती हूँ और खर्च भी करती हूँ। विप्लव भड़क कर बोला, खर्च करती हो तो कौन सा एहसान करती हो मुझ पर, बड़ी बातें बनाने लग गई हो आजकल। अर्पिता बोली, विप्लव ये तुम्हें आज क्या हो गया है? कल तक तो तुम बड़े प्यार से बात कर रहे थे। क्या तुम्हारी मम्मी का फोन आ गया आज? अब तो विप्लव का पारा और चढ़ गया। दुखती रग पर हाथ जो रख दिया था अर्पिता ने, वो तमतमा कर बोला, साली तू जब अपनी उस घटिया बुढ़िया माँ से बात करती है तो कुछ नहीं, और मुझसे मेरी माँ बात करती है तो तुझे बड़ी आग लगती है। अर्पिता ने कहा, मेरी माँ कभी मुझको भड़काने के लिए बात नहीं करती है। ये आग में घी डालने का काम तुम्हारी माँ ही करती है। तुम मात्र प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें सही गलत कुछ भी नजर नहीं आता है। विप्लव चिल्लाया, अब अगर तूने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं अभी तुझे मार डालूंगा। अर्पिता को लगा कि ये तो वही पुराना वाला विप्लव हो गया है। वो व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा
तो तुम अभी जो कुछ महीनों से इतने प्यार से बात कर रहे थे, ये सब तुम्हारा नाटक ही था पहले की तरह, और मैं मूर्ख ये समझ रही थी कि तुम अब बदल गए हो। विप्लव का पारा इतना शीघ्रता से उठता गिरता था कि अर्पिता कुछ समझ ही नहीं पाती थी कि आदमी है क्या भला। विप्लव जाकर सोफे पर बैठ गया था और टीवी ऑन कर दिया था। वो धीरे से बोला, मूर्ख तो तुम जन्मजात हो, तभी तो मेरे पल्ले पड़ी हो। अब उठो और मुझे खाना परसो तुरंत। अब तो रोज़ रोज़ फिर से विनीता के फ़ोन और विप्लव के उपद्रव शुरू हो गए थे। अर्पिता की पहले से ही कई बीमारियां और उस पर गर्व थी। ऐसी हालत में भी वो सुबह से लेकर रात तक बस काम में लगी रहती थी। विप्लव को उस पर ज़रा सा भी प्यार या रहम नहीं आता था। अक्सर कहा सुनी के दौरान वो अर्पिता का हाथ पकड़कर मरोड़ देता था या उसे धक्का दे देता था। 7वां महीना चल रहा था। अर्पिता को लग रहा था कि वो इस बच्चे को जन्म देने से पहले ही मर जाएगी। अर्पिता के मम्मी पापा उसको देखने के लिए बंगलौर पहुंच गए थे। विप्लव ने बड़े आदर सत्कार से उन्हें रखा। उनके सामने विप्लव ने अर्पिता से कभी कुछ बुरा नहीं कहा। रात में बेडरूम में वो अर्पिता को ढंग से सुनाता था। एक रात विप्लव ने अर्पिता से कहा, ये तुम्हारे मनहूस माँ बाप कब तक यहाँ पर बने रहेंगे? अब इनको चलता करो, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुबह अर्पिता ने सर झुकाकर अपनी जल भरी आंखों को छुपाते हुए अपनी मम्मी से कहा, मम्मी यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और ये भी ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम लोग लखनऊ चले जाओ। उसकी माँ नीतांजलि समझ गई कि क्या माजरा है। वे लोग लखनऊ वापस लौट गए थे। जब उनकी बेटी दुख को आमंत्रण दे रही थी और विप्लव की जातियों को बर्दाश्त कर रही थी, तो कोई क्या कर सकता था। 9वें महीने के मध्य में विनीता त्रिवेंद्रम पहुंच गई थी और आते ही उन्होंने अपने नियम कायदे लागू कर दिए थे। फल और जूस इत्यादि की तो बात दूर की है, उन्होंने अर्पिता को खाने तक के लिए तरसा दिया था। उनका कहना था, तुम्हें इस समय ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए, बस सादी मूंग की खिचड़ी बिना नमक की खाओ और गर्म पानी पियो। गर्भावस्था में जब स्त्री को कभी कुछ खाने की इच्छा होती है तो उसकी ज़बान का स्वाद भी बदलता रहता है, उसकी भावुकता बढ़ जाती है और उसे किसी के संबल की विशेष आवश्यकता होती है। ऐसी हालत में अर्पिता के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था। माँ और बेटे खूब ठूस ठूस कर खा पी रहे थे और उसे एक एक चीज़ के लिए तरसा रहे थे। आखिरकार उसके लड़का पैदा हो गया था। विनीता के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसका बस चलता तो वो दूध पिलाने के लिए भी बच्चे को उसकी माँ के पास न जाने देती। ईश्वर ही जाने इस औरत के अंदर कैसा बेरहम दिल रख दिया था उन्होंने। एक दिन विनीता ने विप्लव से कहा, विप्लव अब हम लोग कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जाएंगे तुम्हारे भैया के पास, लेकिन मैंने जैसा तुम्हें समझाया है वैसे ही रहना। मेरे बेटे, ये दुनिया बड़ी ख़राब है। ऐसी दुनिया में जीना है तो तुम्हें टेढ़ी चाल चलनी ही पड़ेगी। कभी सीधी उंगली से घी निकलता देखा है तुमने? 2 महीने के बाद विनीता अपने बड़े लड़के के पास बेंगलोर चली गई थी। अब बड़ी बहू रविता की बारी आ गई थी। दोनों देवरानी और जेठानी के लिए तो उनके पति ही काफ़ी थे, लेकिन विनीता को बीच बीच में जाकर थोड़ा पलीता लगाना जरूरी लगता था। अर्पिता को अपनी सास विनीता के होने या ना होने से अब कोई खास अंतर महसूस नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने अपने सुपुत्रों को ऐसी ट्रेनिंग दे दी थी कि वे स्वयं में पति भी थे और सास ससुर भी थे। बाकी मोबाइल फ़ोन से रोज़ निर्देश मिलते ही रहते थे। इस बीच अर्पिता साइकाइट्रिस्ट अय्यर के पास कई बार गई थी। हर बार विप्लव उसके साथ ही जाता था। विडंबना ये थी कि इलाज भी चल रहा था, लेकिन आज तक वो अपनी पूरी व्यथा मनोचिकित्सक अय्यर को बता ही नहीं सकी थी। एक दिन विप्लव ने अर्पिता से कहा, मैं अपने कमरे में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, थोड़ी लंबी चलेगी, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। तुम अपना काम करना और बच्चे को देखना। विप्लव अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया था। अर्पिता ने बच्चे को दूध पिलाया और बेडरूम के बिस्तर पर सुला दिया और वो नहाने के लिए चली गई। जब वो नहाने के बाद वापस आई तो देखती बच्चा तो बिस्तर पर है ही नहीं। उसने घबरा कर इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन बच्चा तो घर पर था ही नहीं। वो भागकर विप्लव का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। विप्लव ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अर्पिता बदहवास से खड़ी थी। वो बोली, विप्लव अपना मुन्ना नहीं है बिस्तर पर, मैं उसको सुलाकर नहाने के लिए चली गई थी, वापस आई तो मुन्ना बिस्तर पर नहीं है। विप्लव चिल्लाया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो?
मुन्ना तो अभी केवल 5 महीने का है, क्या वो अपने आप चलकर कहीं चला जाएगा? अर्पिता रोते हुए बोली, सच में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैंने तो हर कमरा देख लिया। विप्लव बोला, अपने फ्लैट का मेन डोर तो बंद ही होगा। कहता हुआ विप्लव मेन डोर की तरफ बढ़ा। अर्पिता ने कहा, हाँ मैंने तो बाई के जाने के बाद वो बंद कर दिया था सुबह ही। विप्लव चिल्लाया, अरे ये क्या, दरवाजा तो बस उड़खा हुआ है, कुंडी तो बंद ही नहीं है। अर्पिता हैरानी से दरवाजे को देख रही थी। मैंने तो कुंडी लगाई थी, मुझे याद है, अर्पिता ने सिसकते हुए कहा। विप्लव चिल्लाया, अरे याद है तुझे, तो ये सिटकिनी खुली कैसे है महारानी? मेरा बेटा किसे बेच आई है तू चोटी? अर्पिता जोर जोर से रोने लगी। एक तो बच्चा का है, ऊपर से पति उसे ही दोषी बना रहा था। विप्लव कुछ देर उसे रोते हुए देखता रहा। तब विप्लव ने अर्पिता से कहा, ये रोने से कुछ नहीं होने वाला, तू दौड़ के अपने अपार्टमेंट के बाहर पास की पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखा, तब तक मैं यहाँ इधर उधर तलाश करता हूँ मुन्ने को। अर्पिता ने चौंक कर कहा, मैं अकेले पुलिस चौकी? वो गुर्राया, साली वैसे तो बड़ी झांसी की रानी बनती है, अब अकेले कैसे जाऊँ बोल रही है? तू इतनी भी सुंदर नहीं है कि पुलिस वाले तो उसे दबोच लेंगे, नखरे मत कर, जा दौड़ कर जा जल्दी से। अर्पिता बेचारी नंगे पैर अस्त व्यस्त सी अपने फ्लैट से बाहर पुलिस चौकी के लिए निकल गई थी। दोस्तों, मेरी कहानी बहू की रिहाई का 5वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और अपने कमेंट्स से हमें अवगत कराएं। साथ ही लिखें कि आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं। कहानी के अन्य भागों को सुनने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। नमस्ते।